एक बार फिर आप सभी को YouTube चैनल शशि दुबे क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम वीडियो फर्स्ट में देखें कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन में टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स कितने प्रकार के होते हैं, सांख्यिकी प्रकार कितने होते हैं, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, और उसमें असाइनमेंट वगैरह की बात, कुछ एग्जाम नेशन से रिलेटेड बात हमने चर्चा किया। अब हम उससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और हम बात करते हैं। इससे पहले हम आपको बताए थे कि एक स्टैटिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू वर्क। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमने पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के रूप में पढ़ लिया। अब आगे पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू वर्क। जब अकॉर्डिंग टू वर्क में हम जाते हैं कार्य के आधार पे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कार्य के आधार पे सांख्यिकी को कितने भागों में बांटा गया है। तो उसको भी दो भागों में बांटा गया है। टू टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स अकॉर्डिंग टू वर्क। नंबर फर्स्ट, वर्णनात्मक सांख्यिकी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। अब इसको हम समझेंगे कि नंबर फर्स्ट हो गया डिस्क्रिप्टिव और सेकंड इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स या निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। इसको हम समझेंगे। वर्णनात्मक सांख्यिकी में इसके अंतर्गत किसी समूह अथवा वर्ग का अंकात्मक वर्णन किया जाता है। अतः वर्णनात्मक सामग्री किसी व्यक्ति समूह अथवा वर्ग की प्रकृति, स्वरूप आदि का वर्णन आधारभूत मान्यता, सिद्धांत, संकेत एवं संबंधों के आधार पर प्रस्तुत की जाती है। इसमें हम समझेंगे कि देखिए इस स्टैटिक्स वर्क कार्य के आधार पर जो हम सांख्यिकी की टाइप्स पढ़ते हैं, तो इसमें जो होता है सबसे पहले ये होता है कि इसका वर्णनात्मक सामग्री, जैसे किसी व्यक्ति का, समूह अथवा वर्ग की उसके नेचर, स्वरूप, स्थिति आदि का हमको आधारभूत वर्णन या सिद्धांत, संकेत, संबंधों के बारे में जानना पड़ता है। जैसे आप किसी समूह का अध्ययन कर रहे हैं, उनका प्रकृति, उनका स्थिति, उनका स्वरूप, वो सारी चीज़ आपको जानना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पे कर सकते हैं। इसके द्वारा उनके आंकड़ों को कलेक्ट किया जाता है और टबलेशन के द्वारा एक सारणीबद्ध हम करते हैं। जैसे इस आगे थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि इसको कैसे करना है। हम किसी भी व्यक्ति का अगर कि या किसी समूह का, जैसे मान लीजिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या फिर आप कह सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कि उनकी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं पे हम कुछ अध्ययन कर रहे हैं। तो एक तरफ उनका पूरा आपको डाटा उनका कलेक्ट करना पड़ेगा, उनका व्यक्ति का क्या, कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका समूह का क्या नेचर है, प्रकृति, वो सारा चीज़ आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद इसमें आप सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति को भी समूह के मापन के लिए मध्यमान का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें क्या क्या होता है। सेंट्रल टेंडेंसी में हम जब बात करते हैं, आपको आगे पढ़ना है सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें मीन, मीडियन, मोड के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें इसके मीन, मीडियन, मोड, मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक की गणना, इन प्रश्नों का समाधान करती है। और सांख्यिकी का दूसरा वर्णनात्मक विचलन, स्टैंडर्ड वर्णनात्मक विचलन या औसत विचलन जिसको हम, या माप विचलन भी जिसको हम कह सकते हैं, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर क्वार्टाइल डेविएशन, या फिर आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ आपको इसमें किया जाएगा। उसके बाद किसी समूह का विचलन मान उस समूह की होमोजेनिटी तथा हेट्रोजेनिटी का सूचक होता है। जैसे इसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि इसमें
स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज डेविएशन, उसके बाद आप रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारे चीज़ को जब हम समझते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ हमको क्लियर होता है कि इसको और कैसे हम कर सकते हैं। जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इंडिकेट करने के लिए या जो सोल्व करने के लिए जो मेथड दिए गए हैं उससे हम कर सकते हैं। जैसे हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पाई चार्ट, बार डायग्राम, परसेंटाइल, ये सब का प्रयोग किया जाता है। तो और इसमें आप देखेंगे कि कोरिलेशन का भी प्रयोग किया जाता है, सहसंबंध का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे कि वर्णनात्मक सांख्यिकी में स्टैटिक्स के जितने भी, पहले तो उनका हम नेचर, प्रकृति, ये सब देख लिए, डाटा कलेक्शन कर लिए, उसके बाद उसमें एवरेज डेविएशन, मीन डेविएशन का भी बात होता है, कोरिलेशन का बात होता है, और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जो रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेथड हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पाई चार्ट, बार डायग्राम, ये सारे मेथड को भी हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद परसेंटाइल का भी प्रयोग करते हैं, कोरिलेशन का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत इतने सारे चीज़ आएंगे। मीन, मीडियन, मोड, एक बार आप समझेंगे, आपको आगे सिलेबस में ये चीज़ पढ़ना भी है। मीन, मीडियन, मोड, ये तो सेंट्रल टेंडेंसी का बेसिक कंसेप्ट हो गया। उसके बाद हमको एवरेज डेविएशन, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, कोफिशिएंट डेविएशन फाइंड आउट करना है। उसके बाद वहाँ पे एक चीज़ अब शब्द आया था, जैसे विचलन मान, स्टैंडर्ड, या आप कह सकते हैं यहाँ पे कि उसमें सजातीय और विषम जातीय दो शब्द होता है। एक होता है होमोजेनेट्री और दूसरा हेट्रोजिनेट्री के सूचक होते हैं। उसके बाद इसके मेथड के बारे में हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बार डायग्राम, या फिर आपको देखेंगे परसेंटाइल का अध्ययन करना है। उसके बाद अगला जो स्टैटिक्स है वर्क के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग कहते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स या निष्कर्षात्मक स्टैटिक्स। इसमें हम समझेंगे कि कैसे हम इसका यूज करते हैं या क्या इसका डिफिनेशन है। तो सबसे पहले इसमें जितने भी शोधकर्ता हैं, जैसे इस सांख्यिकी जितने भी शोधकर्ता प्रयोग करते हैं, वो होल अध्ययन माने समूहतः अध्ययन करना चाहते हैं, और प्रत्येक तत्व का अध्ययन करना उनकी सीमाओं के कारण असंभव है। अतः वह एक रिप्रेजेंटेटिव पास, जिसे हम प्रतिदर्श या अभी जैसे सैम्पलिंग का बात हम ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आप पैरामीट्रिक का डिफिनेशन आप समझिएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे आप अगर कि किसी भी ग्रुप में अध्ययन कर रहे हैं, तो पूरे होल का अध्ययन करना संभव नहीं है। जैसे हम सैम्पलिंग के तौर पे कुछ ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग शायद घर में चावल वगैरह जब बनता है, आज तो खैर उसका रूप कुकर ले लिया है, लेकिन जब हम लोग चावल वगैरह माँ वगैरह बनाती हैं तो उसमें क्या करती हैं कि वो बर्तन में जब बनता है तो एक चावल उसमें से निकाल के और उसको टेस्ट करती हैं, और उसके बाद वो उसको पूरा करती हैं कि हाँ ये अब बन गया है। वो क्या हुआ, वही रिप्रेजेंटेटिव हो गया कि पूरे बर्तन के चावल को रिप्रेजेंट किया कि नहीं एक हो गया यानी सब हो गया। इसी को हम प्रतिदर्श या न्यायदर्श, सैम्पलिंग, इसी को कहते हैं। तो इसमें इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स में ये चीज़ हम करते हैं कि पूरे, अगर कि आपको किसी भी ग्रुप का अध्ययन करना है तब पूरे समूह का अध्ययन करना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे हम रिप्रेजेंटेटिव पार्ट को ले लेते हैं। जैसे कोई आंदोलन हो रहा है
जब कोई आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन में आप देखेंगे कि सभी लोग को बुला के तो बात करना संभव नहीं है, तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हाँ भाई इसके 2 4 5 या जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको बुलाओ, हम उनसे बात करेंगे। तो इसी तरह से इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स में होता है कि जब हम अध्ययन करते हैं तो ऐसे एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं, ऐसे तत्वों को चुनते हैं कि हाँ ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज़ हमको कर देंगे। हमारे पास डाटा अगर कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 10,000 हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 10,000 हैं, और उनका हम 10,000 पे अगर कि अध्ययन करने लगेंगे तो उसमें क्या क्या दिक्कत होगा, उस बात को पहले समझ लेंगे। पहला, हमको टाइम अधिक लगेगा। दूसरा, हमको ज़्यादा खर्च भी पड़ सकता है, ज़्यादा हमको लोग भी उसको अध्ययन करने के लिए लगेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। वो रिजल्ट में बहुत ऐसे डाटा आएंगे कि जो आपके रिजल्ट को अनवैलिड कर सकते हैं, वैलिडिटी या उनका जो मानक है, नॉर्म्स है, वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पे क्या होगा कि डाटा ज़्यादा एरर होने का बात आता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब हमको टाइम भी कम लगना चाहिए, रिजल्ट भी मेरा थोड़ा कम इफ़ेक्टिव हो, एरर ना के बराबर हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पार्ट को बुलाते हैं और उनसे क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न हम उनसे पूछते हैं, और पूछने के बाद जो हमको रिजल्ट आता है वो अपने डाटा में हम फीड करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि हम उनको चुनते हैं, और इस अध्ययन के आधार पे पूरे समूह की विशेषताओं का अनुमान लगाया जा सकता है। सांख्यिकी को जिस भाषा में प्रतिदर्श से प्राप्त परिणामों के आधार पर विशेषताओं का अनुमान लगाया जाता है, इसे हम निष्कर्षात्मक सांख्यिकी कहते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो थोड़ा सा अच्छा होगा। डिफिनेशन हम समझ लिए कि डिफिनेशन में हमको क्या क्या करना है। डिफिनेशन में ये हो गया कि हमको किसी भी ग्रुप का अध्ययन करना है तो पूरे हम ग्रुप का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि उनको उनके समूह से कुछ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट को लेते हैं, और उन पे जब हम अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो हम मान लेते हैं कि उनका पूरा रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिदर्श के रूप में वो जो रिजल्ट आया वो हमको अच्छा रिजल्ट या पॉजिटिव रिजल्ट आया होगा, और उसी को हम निष्कर्षात्मक सांख्यिकी के रूप में कहते हैं या इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम कैसे समझेंगे। एक एग्जाम्पल तो वो चावल वाला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 10,000 ले लिए, 10,000 टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हो गए। अब उन पे हमको अगर कि किसी चीज़ का, मान लीजिए एक सब्जेक्ट ले लिए कि इन बच्चों का मैथमेटिक्स कैसा है, साइंस कैसा है, एक आप लीजिए कोई एक सब्जेक्ट को, मैथमेटिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स इनका कैसा है, 2 सब्जेक्ट लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, चूँकि भी हमको समझना है। एक साथ 2-3 सब्जेक्ट भी लिया जा सकता है, लेकिन एग्जाम्पल समझने के लिए हम सिर्फ एक सब्जेक्ट को ही फोकस करते हैं। जैसे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 10,000, उसके बाद उनके रिप्रेजेंटेटिव पार्ट आरपी कितना हो जाएगा, अगर कि हम सैम्पलिंग के रूप में लेंगे तो 1/10, तो आरपी हम 1000 कर सकते हैं, 10,000 का 1/10 1000। अब हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पार्ट हो गए 1000। उसके बाद जब रिप्रेजेंटेटिव पार्ट, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 10,000, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट 1000, अब इन पे जो हम डाटा निकालेंगे, इनका जो हम कैलकुलेशन करेंगे, वो एक तरह से उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब 1000 बच्चों का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट हो गया। जैसे हम 1000 बच्चों को लिए और उन पे इंडिविजुअल उनके बातों को किए कि मैथ्स में आपका क्या है, कितना एजुकेशनल अचीवमेंट आपका कैसा है, आईक्यू लेवल कैसा है, और अब हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये जितने भी बच्चे हैं इनका ये समस्या आ रहा है, तो
जो 9000 बच्चे 9000 बच रहे हैं स्टूडेंट, उनका भी उसी तरह से समस्या होगा। यही डाटा अगर कि और बड़ा हो जाता, जैसे 1 लाख 10 लाख, मतलब जितना डाटा बड़ा होगा रिप्रेजेंटेटिव पार्ट मेरा उतना बढ़ेगा और उतना एरर रिजल्ट में आता है, रिजल्ट रॉन्ग होता है ज़्यादा। जैसे आप ज़्यादा लोगों से पूछिएगा तो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और अगर कि आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम है, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट उसका 1/10 होगा। उसके बाद और एक चीज़, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट निकालने के लिए या सैम्पलिंग निकालने के लिए हम एक ही फार्मूला यूज करते हैं, जो भी रिजल्ट है उसका 1/10। जैसे 10,000 है तो उसका 1/10 1000 आ जाएगा। और ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव पार्ट हो गया। और इस पे जो भी रिजल्ट आएगा, इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका ज़्यादा एरर नहीं आएगा। और अगर कि हम डाटा को और अधिक बढ़ाएंगे, अगर कि डाटा को हम और अधिक बढ़ाएंगे तो हम क्या होगा, रिजल्ट मेरा थोड़ा एरर होता है और उसमें समय अधिक लगेगा, लोग अधिक लगेंगे, आपका खर्च अधिक होगा। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये चीज़ और इसका यूज, अब ये जितने भी टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स, हम इसी को हम कहेंगे इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स। अब इसी जितने भी टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स हैं, प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू वर्क, ये दोनों को हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे यूज करेंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे यूज करेंगे, इसका एक एग्जांपल हम आपको अभी बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में गए, जिस स्कूल में आप गए हैं वहाँ पे जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट का आप क्लास टीचर हो गए। अब उस सब्जेक्ट का क्लास टीचर में मान लीजिए आपके क्लास में एक सेक्शन में 40 बच्चा है। अब इनका हम टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 40 हो गए। अब जो जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, साइंस के हैं, मैथ्स के हैं, इंग्लिश के हैं, SST के हैं, अब इनका अगर कि आप स्टडी करना चाहेंगे कि इनका IQ लेवल कैसा है या ये कैसे हैं, इनका स्टैंडर्ड क्या है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारे पास 40, डाटा थोड़ा कम है, आपको दिक्कत नहीं होगा। यही डाटा अगर कि पूरे स्कूल के आपके सब्जेक्ट का आप करना पड़ेगा तो थोड़ा डाटा अधिक हो जाएगा और वहाँ पे आपको दिक्कत होगा। लेकिन वहाँ भी हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट को अलग कर लेंगे। होल पार्ट्स से रिप्रेजेंटेटिव पार्ट को जब हम हटाते हैं या सैम्पलिंग पार्ट को निकाल लेते हैं, तब हमको जो फाइंड आउट हम करते हैं वो ज़्यादा क्लियर होगा। हमारे पास 40 स्टूडेंट है, उसका 1/10 कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 हो जाएंगे। अब 4 बच्चों को आप खड़ा कराए, अब चारों बच्चे को आप अपने पास बुला के और उनसे आप फाइंड आउट कर ले कि हाँ। अब एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, जो आप 1/10 रिप्रेजेंटेटिव पार्ट निकाले, अपने मन से अगर कि आप सिलेक्ट करेंगे एलिमेंट्स को, तत्व को या किसी स्टूडेंट को, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। लेकिन क्लास में कौन बच्चा आपका रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, जो बच्चा हायर इंटेलेक्ट होगा। और जब हायर इंटेलेक्ट बच्चा रिप्रेजेंटेटिव पार्ट के रूप में आएगा तो वो रिजल्ट अच्छा आएगा। और कभी भी देखेंगे आप, कहीं भी स्कूल हो, कॉलेज हो, टीचिंग, कहीं भी सोसाइटी में कौन लोग अधिक बोलते हैं, जो थोड़ा सा अपने आप को हायर इंटेलेक्ट समझते हैं, अपने आप को थोड़ा फेमस होना चाहते हैं और वो आपकी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह से जो बच्चे आपके क्लास में अपने क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपका 40 का 10% यानी 4 स्टूडेंट्स। और वो चारों बच्चे से जब हम क्वेश्चनायर करते हैं तो वो जो भी हमको उनका आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हाँ, इस क्लास में इतने बच्चे इस तरह से हैं और इनको इस तरह हम पढ़ा सकते हैं। तो ये मेरा हो गया इन्फरेंशियल स्टैटिक्स। अब एक बार हम पुनः वीडियो 1 में क्या देखें, पैरामीट्रिक स्टैटिक्स, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिक्स अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। उसके बाद इस सेकेंड वीडियो में हम लोग देखा अकॉर्डिंग टू वर्क, आपका नंबर फर्स्ट वर्णनात्मक सांख्यिकी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, और सेकेंड इन्फरेंशियल स्टैटिक्स या आपका निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। तो ये दोनों को हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे यूज करेंगे, ये चीज़ को हम यहाँ पे क्लियर किए। और हमको लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपको बेनिफिट्स हो, इसीलिए हम लोग बना रहे हैं। और
अगर कि आप देख रहे हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कि आप लाइक नहीं करना चाह रहे हैं तो डिसलाइक भी कम से कम कीजिए। तो हमको ऐसा लग रहा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और इसमें अगर कि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत